वेलकम टू विजन जेआरएफ। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। आज की जो है ये कंप्लीट रिवीजन ऑफ ऑल यूनिट्स की जो ये सीरीज चल रही है, उस सीरीज का जो है पार्ट 3 जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे कंसेप्ट जो है आपको नए सीखने को मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोगों की रिवाइज होंगी। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। What among the following cannot be treated as the role of a teacher? तो फॉलोइंग में से आपको बताना है कौन सा एक टीचर का रोल नहीं हो सकता, या फॉलोइंग में से किस स्टेटमेंट को जो है हम एक टीचर के रोल के तौर पर जो है ट्रीट नहीं कर सकते, यानी एक टीचर का रोल नहीं मान सकते। तो अगर आप ऑप्शन ए को देखोगे, टू बी स्ट्रिक्ट एंड फेयर बट नॉट हर्ष, तो यहाँ पे दो वर्ड यूज किया गया, एक है स्ट्रिक्ट एक है हर्ष। तो इन दोनों वर्डों का अगर आप मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब होता है कठोर या सख्त। तो टीचर आपका फेयर तो है, यानी इंसाफ करने वाला है, बच्चों के दरमियान स्टूडेंट के दरमियान जो है इंसाफ तो करता है, लेकिन टीचर कठोर नहीं है, सख्त नहीं है। तो ये चीज जो है टीचर का एक रोल नहीं माना जाएगा, क्योंकि टीचर को सख्त भी होना चाहिए। जैसे जैसे स्टूडेंट उसके सामने पेश आएंगे तो उसी एतबार से टीचर को भी अपने आप में थोड़ा सा हर्ष होना पड़ेगा, सख्त होना पड़ेगा। ओपनली क्रिटिसाइज कुलीग्स इन पब्लिक स्पेसिफिकली इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट। इसी तरीके से टीचर जो है पब्लिक में कुलीग को जो है क्रिटिसाइज कर रहा है। क्रिटिसाइज का मतलब ये हो गया कि यानी जो कुलीग्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो फिर या फिर जो भी टीचर्स हैं, उनकी जो है आलोचना कर रहा है, उन पर जो है तनकीद कर रहा है, वो भी खास तौर पर स्टूडेंट के सामने। तो ये भी एक सही टीचर नहीं माना जाएगा, क्योंकि टीचर का काम ये नहीं होता है कि बच्चों के सामने किसी कुलीग की जो है बेइज्जती की जाए। हाँ, टीचर हार्ड वर्किंग है तो ये एक अच्छा टीचर माना जाएगा। इसी तरीके से टीचर अगर स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, उनको इंकरेज करता है, यानी उनको बढ़ावा देता है, आगे के लिए उनकी राहें बढ़ाता है, तो ये टीचर जो है अच्छा टीचर शुमार किया जाएगा। रिपोर्ट्स थ्योरी एंड कंटेंट बट अवॉइड्स एक्सप्लेनेशन। इसी तरीके से टीचर बच्चों को थ्योरीज एंड कंटेंट के बारे में रिपोर्ट तो करता है, यानी उनको पढ़ाता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन से जो है वो अवॉइड करता है, एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। तो ये भी जो है एक टीचर का रोल नहीं माना जाएगा, एक अच्छा टीचर नहीं माना जाएगा। बट ऑप्शन को देखते हुए हमें ए एंड बी को ही चूज करना है, क्योंकि इसका सही ऑप्शन होता है ए बी एंड ई। बट एनटीए ने जिस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग की है, तो उस एतबार से हम जो ऑप्शन चूज करेंगे वो होगा ए एंड बी, क्योंकि जिसके अंदर ई है, ठीक है, तो उसके अंदर सी एंड डी भी है, जबकि सी एंड डी जो है वो एक टीचर का रोल्स है, ठीक है, नॉट रोल नहीं है, वो एक टीचर का रोल है। इस वजह से हमें क्या लेना होगा, ऑप्शन ए एंड बी को ही चूज करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, हम लोग एग्जाम में कंफ्यूज रहते हैं, तो आप लोग वही देखना कि जो ऑप्शन आपके प्योरली गलत जा रहे हैं उसी ऑप्शन को आपको चूज करना है। चलिए, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ये रिसर्च एप्टीट्यूड से जो है क्वेश्चन है। इस तरीके के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो वर्डिंग है या फिर उनकी जो एग्जाम्पल है वो बदल बदल कर दे रहे हैं। अब देखिए नॉमिनल, अगर आप लोगों का माइंड काम किया होगा तो आपने नॉमिनल को 3 से मैच किया होगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप। देखिए नॉमिनल ये वो स्किल होता है जहां पर हम डेटा को कैटेगराइज करते हैं, डेटा को एक नेम देते हैं, एक कैटेगरी बनाते हैं। तो ब्लड ग्रुप की जो है बहुत ज्यादा कैटेगरी होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 50 पार्टिसिपेंट है या 50 लोगों का जो है डेटा है, तो उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे होंगे जो ए प्लस की कैटेगरी में होंगे, जो ओ की कैटेगरी में होंगे, या फिर ओ प्लस की कैटेगरी में होंगे, क्योंकि ये जो कैटेगरी है ओ प्लस ओ या ए प्लस ए या ए निगेटिव बी निगेटिव, ये सारी ब्लड ग्रुप की कैटेगरी होती है, ठीक है। ऑर्डिनल में हम डेटा को क्या करते हैं, रैंक देते हैं। तो अगर किसी का हैप्पीनेस लेवल आपको डिसाइड करना हो या बताना हो, तो आप यही बताओगे कि ये बंदा नेक्स्ट लेवल का या ऑर्डिनरी लेवल का, ठीक है। तो इससे जो है हम एक रैंक जो है तैयार करते हैं कि ये काफी हाई लेवल पे बंदा जो है खुश है, या ये पर्सन जो है खुश है। इंटरवल स्किल, ये वो स्किल होता है जहां पर हम ईयर ऑफ बर्थ, ठीक है, इन चीजों को मेजर करते हैं। तो देखिए इंटरवल स्किल से जो है अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहती है। तो देखिए इसमें जो है ईयर ऑफ बर्थ हो गया, फिर इसी तरीके से मंथ ऑफ द ईयर। तो अगर कुछ इस तरीके की चीजों को हमें मेजर करना होता है तो हम इंटरवल स्किल का जो है इस्तेमाल करते हैं। मंथ ऑफ द ईयर हो गया है, इसी तरीके से टेम्परेचर जो हम मेजर करते हैं,
ठीक है, वो भी हमारा इसी से ही मेजर किया जाता है, इंटरवल स्किल से। अगर हमें इक्वल इंटरवल किसी भी वैल्यू के दरमियान अगर हमें इक्वल गैप देखना होता है तो उस चीज को भी हम इंटरवल स्किल से ही मेजर करते हैं। देखिए इंटरवल का मतलब ही होता है गैप, क्योंकि स्कूल में या कॉलेज में आप लोगों को जो छुट्टी दी जाती है खाने पीने की उसको हम बोलते हैं इंटरवल। तो इसका मतलब जो है पढ़ने के बीच में आपको गैप दिया गया है ताकि आप फ्री होकर जो है आ जाओ। इसी तरीके से इंटरवल स्केल में जो जीरो की वैल्यू यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं कि जीरो यहाँ पर क्या होता है, आर्बिट्रेरी होता है। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी का मतलब ये हो गया कि यानी यहाँ पर जीरो की अपनी एक मीनिंग होती है। ठीक है, जैसे अगर आप कैलेंडर देखोगे, कैलेंडर में अगर जीरो वैल्यू लिखी हुई है तो वहां पर जीरो का एक मफहूम है, एक मतलब है, यानी जीरो तारीख को जो है ईसा मसीह यानी क्रिश्चियन की जो है क्या हुई थी, पैदाइश हुई थी। अगर इसी तरीके से आप दुकान पर जाते हो, जीरो साइज का आप कपड़ा मांगते हो तो वो दुकानदार आपको जीरो साइज का कपड़ा दिखाता है, यानी जीरो की एक साइज होती है, जीरो की एक मीनिंग यहाँ पर मानी जाती है। रेशियो स्किल आपकी ये वो स्किल होती है जहां पर आप क्या करते हो, हाइट है, फिर इसी तरीके से जो वेट है, ठीक है, डिस्टेंस है, इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। देखिए इंटरवल स्किल में जो हम डिस्टेंस या इंटरवल जो हम मेजर करते हैं वो हमारा बराबर का गैप होता है। अगर किसी भी वैल्यू में गैप है तो वो बराबर का होगा, चाहे 5-5 का होगा या 10-10 का होगा या 15-15 का होगा या 20-20 का होगा। लेकिन रेशियो स्केल में जो डिस्टेंस होता है यहाँ पर बराबर का डिस्टेंस जो है नहीं देखा जाता है। और यहाँ पर जो जीरो की वैल्यू होती है इसको हम ट्रू जीरो मानते हैं। ठीक है, तो ट्रू जीरो का मतलब ये हो गया कि यानी यहाँ पर जीरो जीरो के मीनिंग में लिया जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास कितना पैसा है तो आप कहोगे कि मेरे पास जीरो पैसा है, तो इसका मतलब आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है। यानी यहाँ पर जीरो जो है वो ट्रू जीरो के माना में लिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अरेंज द सीक्वेंस द 5 C's एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन करने के लिए जो 5 C's का इस्तेमाल होता है उसको हमें सीक्वेंस में लगाना है। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे सीक्वेंस में पूछ लिया गया लेकिन इसकी कुछ ऐसी लॉजिक होती नहीं है कि आप इसको सीक्वेंस में लगाओ, बट एनटीए ने पूछा है तो हमें इस एतबार से जो है इसके ऑप्शन को जो है अपने माइंड में रखना पड़ेगा। देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 है। देखिए आपका कम्युनिकेशन जो है क्लियर होना चाहिए। कंसाइज का मतलब होता है जो कुछ भी बात आप कह रहे हो वो आपका टू दी पॉइंट होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग जो है एक वर्ड की अगर बात होती है तो उसको घुमा फिरा कर जो है 10 वर्ड में बोलते हैं। तो आप अपना कम्युनिकेशन ऐसा ना करो बल्कि टू द पॉइंट बात करो, डायरेक्टली पॉइंट वाली बात कहो। कंपेलिंग का मतलब होता है किसी चीज को मजबूरन करवा लेना, जबरन करवा लेना, जबरदस्ती वाला काम जो आप करते हो किसी से, आप जबरदस्ती पैसा देकर धोखाधड़ी कर कर ना आप ये बात कहवा लेते हो या फिर वो काम करवा लेते हो, कुछ इस तरीके की चीजें जो आती है वो आपकी कंपेलिंग वर्ड में यूज की जाती है। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब क्या है कि आप जो भी बात कह रहे हो आपकी बात बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी बात यूनिक होगी या आपका पढ़ाने का स्टाइल जो है वो यूनिक होगा, चीजों को समझाने का स्टाइल जो है वो यूनिक होगा, तो आप लोगों की अटेंशन को आप अपनी तरफ डाइवर्ट कर सकते हो। कंपैशनेट, आपका कम्युनिकेशन जो है बिल्कुल दयालु होना चाहिए, हमदर्दी वाला होना चाहिए, है ना, यानी आपकी जो बात है अगर लोग उसको सुन रहे हैं तो ऐसा लगे कि आप एक तरीके से हमदर्दी कर रहे हो, उनके साथ रहम वाला मामला कर रहे हो, दयालु वाला मामला कर रहे हो। तो आपका कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके ऑप्शन को जो है आप माइंड में रखो, अगर ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है तो आप इसका सही आंसर दे सको। चलिए, मेजर डिफेक्ट ऑफ सर्जन प्लांट वाज। देखिए सर्जन प्लांट को जो है हम सर्जन रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये सर्जन रिपोर्ट कब आई थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस से, मतलब प्री इंडिपेंडेंस की ये रिपोर्ट है, 1945 में आई थी। इसको जो है हम पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, है ना, पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट के नाम से इस रिपोर्ट को जो है जाना जाता है। तो सर्जन रिपोर्ट की जो है मेजर कमी क्या थी, यही चीज आपसे पूछी गई। अगर आप ऑप्शन को पढ़ते हो तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कमी हो सकती है। एक तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एजुकेशन को हमें इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से जो है इंटीग्रेट करना है, मिलाना है। सोशल सेक्टर पे यहाँ पर जोर दिया गया और बहुत ज्यादा जो है वो टेक्निकल एजुकेशन को यहाँ पर अहमियत दी गई, इंपॉर्टेंस दी गई। यहाँ पे है हाईली सिलेक्टिव एडमिशन टू दी कॉलेज।
तो अगर आपको याद है, हमने जितने भी कमीशन या कमेटी को हमने पढ़ा है, चाहे प्री इंडिपेंडेंस हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हो, तो उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि सारे कमेटी या कमीशन ने यही कहा था कि हमें एडमिशन की लिमिट को कम करना है। क्योंकि अगर हायर एजुकेशन के अंदर, कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटीज के अंदर हम बगैर मेरिट के या बगैर एंट्रेंस के लोगों को एडमिशन देने लगेंगे, तो अच्छे क्वालिटी के स्टूडेंट नहीं आ पाएंगे और एजुकेशन जो है अच्छे बच्चों को नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे कहा गया कि हाईली सिलेक्टिव एडमिशन टू दी कॉलेज, यानी कॉलेज में जो है हमें ज्यादा से ज्यादा जो है एडमिशन देना है। तो ऐसा कुछ जो है वो सर्जन प्लान के जरिए नहीं कहा गया था, यही सबसे बड़ी कमी है सर्जन प्लान की। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका जो है सही आंसर होगा। चलिए, The process of telling research participant of any deception or uses in a study is known as। जैसे अगर आप एक रिसर्च कर रहे हो और आपके रिसर्च में बहुत सारे जो है पार्टिसिपेंट हैं, और आपने अपने स्टडी में जो है कोई डिसेप्शन किया, यानी कोई धोखाधड़ी वाला काम आपने किया या फिर कोई चालबाजी वाला काम आपने किया है, और आप अपने पार्टिसिपेंट को जो है ये बताना चाहते हो कि भाई मैंने अपने रिसर्च में जो है इस तरीके का डेटा यहाँ से चोरी किया है, या फिर इस बंदे से मैंने जबरन मारपीट कर लिया है, कुछ इस तरीके की चीज है, डिसेप्शन वाला काम अगर आपने किया है, धोखाधड़ी वाला काम आपने किया है, और इसको आप अपने पार्टिसिपेंट को बताना चाहते हो, तो उस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है उसको हम बोलते हैं डिऑक्सिंग। ठीक है, तो डिऑक्सिंग का मतलब यही होता है कि रिसर्च पार्टिसिपेंट को अपने रिसर्च के डिसेप्शन के बारे में या रिसर्च के बारे में, यानी जो कुछ भी आपने चालबाजी मक्कारी की है अपने पेपर को लिखने में, अपने पार्टिसिपेंट को आप इन्फॉर्म कर रहे हो, उस चीज को हम बोलते हैं डिऑक्सिंग। ठीक, चलिए, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट। तो पहला इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया या कहाँ पर जो है उसको कायम किया गया? तो वो जो है गोवा है। ठीक है, तो ये कहाँ पे कायम किया गया और कब कायम किया गया, ये चीज जो है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आया है तो नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है ये कब बना। तो ये 1556 में बना था, जैसे सेंट पॉल्स कॉलेज इन ओल्ड गोवा। ठीक है, तो वहां पे जो है 1556 में जो है इस कॉलेज में इस पहले इंडियन प्रेस या प्रिंटिंग प्रेस को जो है स्टेब्लिश किया गया है। चलिए, अब ये क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म और है ये ट्रॉपिक्स लेवल। तो इस क्वेश्चन पे आने से पहले हम यहाँ पर कुछ पहले बेसिक जो है क्लियर करेंगे, ताकि हमें ये समझ में आए कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है या ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, क्योंकि आप में से अक्सर बच्चों को जो है ये चीजें नहीं मालूम होगी। तो इसके लिए जो है हमें फूड चेन जो है समझना पड़ेगा। फूड चेन रिफर टू द ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म इन द इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ठीक है, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जानवर्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट में जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो उस चीज को हम बोलते हैं फूड चेन। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये क्या है? ये प्लांट है। ठीक है, तो प्लांट जो होते हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म को नहीं खाते हैं, बल्कि प्लांट का जो अपना फूड होता है वो सूरज की रोशनी होती है, सूरज से ही उनको एनर्जी मिलती है और वो अपना फूड जो है बना लेते हैं। ठीक, ये ग्रॉस हॉपर, ठीक है, जिसको हम लोग तोता बोलते हैं अपनी लोकल जुबान में। तो ग्रॉस हॉपर जो है वो किसको खाता है? इसको खाता है। ठीक है, यानी प्लांट को खाता है। और फिर उसके बाद जो है ये चूहा जो है इस ग्रॉस हॉपर को खाता है, स्नेक जो है ये इस चूहे को खाता है, और ये परिंदा जो है किसको खाता है? द स्नेक ईट्स द माउस। ठीक है, फिर फोर्थ में आप देखोगे द ईगल ईट्स द स्नेक। ठीक है, फिर ईगल्स जो है वो किसको खाती है? स्नेक को खाती है। यहाँ पे उस चीज को वाजे किया गया है। फर्स्ट में आप देखो, द ग्रॉस होपर ईट्स द प्लांट। ठीक है, ग्रॉस होपर जो है वो किसको खाता है? प्लांट्स को खाता है। माउस जो है वो ग्रॉस होपर को खाती है, स्नेक जो है वो माउस को खाता है, और ईगल जो है वो स्नेक को खाता है। व्हेन ईगल डाइज फंगाई ब्रेक डाउन द बॉडी एंड टर्न इनटू द न्यूट्रिएंट्स। जब ये आपका ईगल मर जाता है तो फंगस जो होते हैं वो उनको ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ को उनको न्यूट्रिएंट्स में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिंपली फूड चेन की जो डिफिनेशन है वो यही होती है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को हमारे इन्वायरमेंट में खाता है, उस चीज को हम बोलते हैं फूड चेन। ठीक है, अब इस चीज को हम थोड़ा सा और वाज़ेह करते हैं ताकि हमें क्वेश्चन समझ में आए। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं?
ट्रॉफिक लेवल टू द सीक्वेंशियल स्टेट इन अ फूड चेन। तो एक फूड चेन में जो सीक्वेंशियल स्टेज होता है ना, उसी को हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। स्टार्टिंग विद प्रोड्यूसर एट द बॉटम, फॉलोड बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो फूड चेन में जो लेवल्स होते हैं जिनको हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, वो आपके प्रोड्यूसर से जो है नीचे तक बनते हैं। यानी पहले होगा प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर उसके बाद जो है टर्शियरी कंज्यूमर। एवरी लेवल इन अ फूड चेन इज नोन एज अ ट्रॉफिक लेवल। तो ये फूड चेन के अंदर जो सारे लेवल बने हुए हैं, उन्हीं लेवल्स को हम बोलते हैं फूड ट्रॉफिक लेवल्स बोलते हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर को ही हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक्स लेवल। तो हमारा पहला ट्रॉफिक जो लेवल है उसी को हम प्राइमरी प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। देखिए पहले में जो है सिर्फ प्रोड्यूसर वर्ड यूज किया गया, बाकी सब में कंज्यूमर वर्ड यूज किया गया है। क्यों यूज किया गया? क्योंकि प्रोड्यूसर वर्ड इस वजह से यूज किया गया है क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं खाते हैं, बल्कि वो सूरज की एनर्जी को कंज्यूम करके अपना फूड जो है बना लेते हैं। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स लाइक प्लांट दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सन। ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये ऑटोट्रॉफ्स पर मुश्तमिल है और उसके अंदर आपके प्लांट आएंगे। तो ये प्लांट क्या करते हैं? अपनी खुद का फूड जो है ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं सोलर की एनर्जी का इस्तेमाल करके। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर में आपके प्लांट आते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि प्लांट जो है वो पहले ट्रॉपिक लेवल में आएगा, क्योंकि ये अपना खुद का फूड जो है बना लेता है सूरज की एनर्जी को कंज्यूम करके या सूरज की एनर्जी का इस्तेमाल करके। सेकंड जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, जिसको हम सेकंड ट्रॉपिक्स लेवल के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? हर्बीवर्स। देखिए हर्बीवर्स जो है हम उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी मीन्स यानी जो सब्जियों के पत्ते को खाते हैं, लाइक लीफ ईटिंग इंसेक्ट। ठीक। लाइक लीफ ईटिंग इंसेक्ट दैट ईट प्रोड्यूसर्स। तो हर्बीवर्स जो है इसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो वो होते हैं शाकाहारी होते हैं, यानी जो सब्जियों को खाते हैं या फिर सब्जियों के पत्ते वगैरह को खाते हैं। तो इसके अंदर जो कीड़े आते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं हर्बीवर्स। तो इसमें कौन से कीड़े आ सकते हैं? जैसे ग्रॉस हॉपर्स। ठीक है। तो ग्रॉस हॉपर्स आप लोग देख सकते हो खेतों में जो है ये पाए जाते हैं। अगर आपने जो है खेती की होगी या सब्जियां वगैरह आपने लगाया होगा तो इन कीड़ों को आप देख सकते हो कि ये लोग सब्जियों के पत्ते पर होते हैं, उसको जो है कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ट्रॉपिक लेवल्स में हमने बताया कि वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनको हम हेर्बीवर्स कैटेगरी में रखते हैं। यानी वो कीड़े आएंगे जिनको हम हेर्बीवर्स बोलते हैं। लेकिन ये लोग खाते किसको हैं? ईट प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, यानी प्लांट को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में जो है थर्ड ट्रॉपिक्स लेवल है। ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर को हम थर्ड ट्रॉपिक्स लेवल बोलते हैं। इसके अंदर जो है कर्निवर्स या ओमनीवर्स जो है ऑर्गेनिज्म आते हैं। कर्निवर्स जो है हम उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो मांसाहारी होते हैं, यानी जो मांस को खाते हैं, गोश्त वगैरह को खाते हैं। ओमनीवर्स भी बोलते हैं, यानी उन जानवरों को या फिर उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो जानवर के मांस को या फिर इंसानों के मांस को दोनों को खाते हैं। तो इसके अंदर है स्नेक है, स्पाइडर, मकड़ी जिसको हम बोलते हैं, छोटी फिश है। ठीक है। तो ये तो इसके अंदर थर्ड ट्रॉपिक लेवल्स में ये ऑर्गेनिज्म आएंगे। लेकिन ये लोग किसको कंज्यूम करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं, यानी हर्बीवर्स वाली कैटेगरी को जो है ये लोग खाते हैं। टर्शरी कंज्यूमर में जो है जिनको हम फोर्थ ट्रॉपिक्स लेवल के नाम से जानते हैं, इसके अंदर लार्ज कर्निवर्स आएंगे। यानी वो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जैसे वोल्स, भेड़िया है, लार्ज फिलाइंस। फिलाइंस जो है किसको बोलते हैं? जो लाइंस वगैरह, शेर वगैरह की कैटेगरी के या कबील से जो जानवर होते हैं, जैसे बड़ी बिल्ली हो गई है ना, चीता हो गया, लायंस हो गए, ये सब जानवर इसके अंदर आएंगे। और इसी तरीके से शार्क, मछली। तो यानी फोर्थ ट्रॉपिक लेवल्स की कैटेगरी में जो है इस तरीके के ऑर्गेनिज्म आते हैं और ये लोग सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। यानी स्नेक हो गया, स्पाइडर्स हो गए, स्मॉल फिश हो गई, तो उस चीज को जो है ये लोग खाते हैं। तो यहाँ पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो प्राइमरी कंज्यूमर में कौन सा लेवल आएगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर में कौन सा लेवल आएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कौन से लेवल आएंगे, टर्शरी कंज्यूमर में कौन से लेवल आएंगे। और तो लेवल आपको याद रखना। दूसरी बात ये याद रखनी है कि फर्स्ट ट्रॉपिक्स लेवल में जिसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, जैसे उसके अंदर प्लांट्स आ गया। सेकंड वाले में जो है हर्बीवर्स, जिसके अंदर ग्रास हॉपर्स आ गए। ठीक है। फिर इसी तरीके से थर्ड ट्रॉपिक लेवल्स में कर्निवर्स, जैसे स्नेक
स्नेक है, स्पाइडर्स है, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ वाले में जो है वोल्स है, लार्ज फिलाइन है, शार्क है, इस तरीके की चीजें इसके अंदर आती हैं। अब अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे तो फिर हमें समझ में आ जाएगा। देखिए ट्री जिसको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, तो ये पहला आपका ट्रॉपिक्स लेवल होगा, ठीक है। फिर लाइन्स जो है ये आपके लार्ज कर्निवर्स हैं, ठीक है, यानी लार्ज फिलाइन है जो सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर को खाते हैं, तो ये आपका फोर्थ होगा। फिर फिश को हम मिलाएंगे सेकेंडरी वाले से, और इसी तरीके से ग्रॉस हपर्स को हम मिलाएंगे इसकी से टू से, और फिश को हम मिलाएंगे थर्ड से। तो इसको जो है आप इस तरीके से रिलेट करके जो है समझ सकते हो और देख सकते हो, क्योंकि इस चीज को बहुत ही प्रिसाइजली वे में जो है मैंने आपके सामने बताया है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज मालूम होगी, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगी, क्योंकि इनसे कई सारे क्वेश्चन हमने देखा है जो बदल बदल के जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट्स है या कोई चीज आपको समझ में नहीं आती होगी, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।